गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर पढ़ा था। उससे रिलेटेड एक और बात करनी है, सेंसिटिविटी के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी कैसे देखते हैं? तो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी कैसे देखते हैं? ये अपना पोटेंशियोमीटर वायर था। सपोज ये पोटेंशियोमीटर वायर है, तो इस पोटेंशियोमीटर वायर कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था। मान लो ए और ये बी है। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ एल और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट। तो देखो, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब डीवी अपॉन डीएल। तो डीवी अपॉन डीएल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट वी नॉट अपॉन एल। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम होगा, जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। या दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ बड़ा कर दो। बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर कैन बी इंक्रीज्ड। तो या तो बोलो कि लेंथ इंक्रीज करना है या पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिक्रीज करना है। तो किसी से पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी बढ़ाना है तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कर दो या वायर का लेंथ बढ़ा दो। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि मान लो किसी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस बहुत ही कम हो, तो इसका रेसिस्टेंस बहुत कम है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम हो तो हो सकता है कि इस वायर का नेग्लिजिबल लेंथ के बराबर, इस वायर के पोटेंशियोमीटर वायर के नेग्लिजिबल लेंथ के बराबर का पोटेंशियल डिफरेंस हो। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस ये हो, सपोज करो इस वायर का पोटेंशियल डिफरेंस इतना छोटा वायर का हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां मिल रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर पर जो मिल रहा है उसका लेंथ बहुत ही कम हो, इतना कम हो कि हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करेंगे तो इतना ही पोटेंशियल ज्यादा लेंथ में मिले तब तो हम लेंथ को मेजर कर पाएंगे। इस वायर पर ज्यादा लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा इसके बराबर, तभी तो मेजर कर पाएंगे। अगर इस वायर पर बहुत जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर पर बहुत ही कम लेंथ के लिए मिले जिसको हम मेजर ही ना कर पाए, तो फिर मेजर कैसे करेंगे? इसलिए पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ को बढ़ा दिया जाता है सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए। या दूसरा लैंग्वेज में बोलते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट को घटा दिया जाए तो पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये बात ऑब्जेक्टिव में पूछता है तुमसे, बोर्ड में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। अब बात करेंगे पोटेंशियोमीटर से ही रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर वायर की तरह ही होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का, लेकिन उसका लेंथ 1 मीटर, इसीलिए बोलते हैं उसको मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज, सपोज ये मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज है तो ये 1 मीटर का वायर होगा। दो रेसिस्टेंस
दो रेसिस्टेंस, सपोज ये दे दे तुम्हें, ये दे दे 10 ओम का और ये दे दे 20 ओम का रेसिस्टेंस। और तुमसे बोल दे कि एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया, उसका गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड एक जॉकी से कनेक्टेड है जो इस मीटर वायर पर मूव कर सकता है। इस पूरे सिस्टम को कोई एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया गया है। इसका कुछ थिकनेस होगा, ये पूरे मीटर वायर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, इसका अपना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तुमसे क्वेश्चन बोल देगा कि ए पॉइंट से इस जॉकी को कितना डिस्टेंस पर टच करवाया जाए, ए पॉइंट से इस जॉकी को कितना डिस्टेंस पर टच करवाया जाए इस वायर पर ताकि इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो। तो इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो, इसके लिए ये बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। ये पूरा रेसिस्टेंस है तो मैं इसको एक रेसिस्टेंस बोल सकता हूं, इसको एक रेसिस्टेंस बोल सकता हूं। मतलब इस वायर को मैं दो रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकता हूं, एक रेसिस्टेंस ये, एक रेसिस्टेंस ये। सपोज इसके बराबर का मैं रेसिस्टेंस ऐसे दिखाता हूं ये, और इस वायर के कोरस्पॉन्डिंग में रेसिस्टेंस ये दिखाता हूं। समझने के लिए मैं कर रहा हूं। तो ये दिख रहा है तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो या इसमें कोई करंट ना हो, एक ही बात बोलना है। इसमें डिफ्लेक्शन 0 हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, दिस रेसिस्टेंस अपॉन दिस रेसिस्टेंस इक्वल टू दिस रेसिस्टेंस अपॉन दिस रेसिस्टेंस, या दिस रेसिस्टेंस अपॉन दिस रेसिस्टेंस इक्वल टू दिस रेसिस्टेंस अपॉन दिस रेसिस्टेंस। अब तुम्हें पता है कि रेसिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, R इक्वल टू रो एल बाई ए, रो भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, तो जितना लेंथ यूज करेंगे उतना रेसिस्टेंस। तो मैं बोल देता हूं कि ये x सेंटीमीटर, मीटर ना बोल करके मैं सेंटीमीटर में बोलता हूं, 1 सेंटीमीटर लेंथ पर कनेक्ट किया तो ये बैलेंस, ये इससे डिफ्लेक्शन 0 हो रहा है। इसमें डिफ्लेक्शन 0 होने के लिए मैं जॉकी को ए से x डिस्टेंस पर टच करवाया हूं, तो ये कितना हो जाएगा, मीटर में है, मैंने सेंटीमीटर में लिया है, तो इधर से कितना हो जाएगा 100 माइनस 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ। अब मान लो कि इस वायर का, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेट रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज R। R भी दे सकते हैं, लैम्डा, कुछ भी जो मन करे वो दे दो, लैम्डा। तो x लेंथ का रेसिस्टेंस मैं इसको मैं R1 बोल देता हूं और इसको R2। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा x, R2 इक्वल टू लैम्डा 100 माइनस x। अब बोल रहा था कि इसमें डिफ्लेक्शन 0 है, इसके लिए कितना डिस्टेंस पर टच करवाएं। तो डिफ्लेक्शन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होने का मतलब क्या, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो क्या बोलेंगे, फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज इज टू बी बैलेंस्ड, ये भी बोल सकते हैं, या फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर ऐसे भी बोल सकते हैं, और फॉर नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर
गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, दिस रेसिस्टेंस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 10 अपॉन लैम्डा एक्स इक्वल टू 20 अपॉन लैम्डा 100 माइनस एक्स, 2 लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 3x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 33.33 सेंटीमीटर। यहाँ से 33.33, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 66.66। तो ए से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, बी से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें रहेंगे मीटर ब्रिज से, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है। इसमें ऐसा क्वेश्चन मैं अपने तरीके से सेट करने की कोशिश करता हूँ, कैसे दे देगा। मान लो ये मीटर ब्रिज ही है, तुमसे बोल देगा कि एक अभी ये सिचुएशन है, ये रेसिस्टेंस है, ये आर रेसिस्टेंस है, अगर ये एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है, फिर भी मैं रफ उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये बोल दे कि ये आर रेसिस्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ जो भी इसमें बैलेंसिंग लेंथ है, इसमें जो भी बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है अभी यहां करने से, इसी रेसिस्टेंस को पलट देने से, यानी कि R को यहां और 10 को यहां रखने से बैलेंसिंग लेंथ डबल हो जाता है। या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि इसमें कोई रेसिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया गया, नॉन रेसिस्टेंस, और बैलेंसिंग लेंथ नया चेंज बता देगा तुम्हें। मैं सिंपल सा केस कौन सा रख रहा हूं अभी, कि अभी बैलेंसिंग लेंथ कुछ है यहां, क्वेश्चन में लैंग्वेज में बोलेगा जब इस रेसिस्टेंस को पलट दिया गया तो बैलेंसिंग लेंथ डबल हो गया या 1.5 गुना बढ़ गया, कुछ भी बोल सकता है वो, 10 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर गया, 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, तो बताओ इस आर का वैल्यू क्या है। तो सपोज मैं यही क्वेश्चन करता हूं कि बैलेंसिंग लेंथ बोले कि डबल हो गया, जो पहले से बैलेंसिंग लेंथ था इसको एक्सचेंज करने से बैलेंसिंग लेंथ डबल हो गया। तो अभी के अकॉर्डिंग क्या मैं बोलूंगा, 10/x, बैलेंसिंग लेंथ x मानता हूं तो बोलूंगा R/100 माइनस x, यहां से लैम्डा लिखूंगा लेकिन लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। दिस रेसिस्टेंस अपॉन दिस रेसिस्टेंस इक्वल टू दिस रेसिस्टेंस अपॉन दिस रेसिस्टेंस। अब बोला कि इसको एक्सचेंज कर दिया तो बैलेंसिंग लेंथ डबल हो गया, तो मैं यहां R यहां 10, तो यहां R यहां 10, तो अब क्या होगा, R अपॉन बैलेंसिंग लेंथ डबल, R अपॉन लैम्डा 2x इक्वल टू 10 अपॉन लैम्डा 100 माइनस 2x। देख लो, एक इक्वेशन यहां से, दूसरा इक्वेशन यहां से, दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर लो तुम। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन को घुमा सकता है, तुम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन देख लेना,
शायद वो सॉल्व क्वेश्चन है, उसको तुम सॉल्व कर लेना। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर एंड एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पावर के बारे में। पावर सप्लाई बाय बैटरी। ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। सपोज इस सर्किट में करंट आई है, इस बैटरी का ईएमएफ ई है। मैं चार्ज से बात करता हूं, क्यू चार्ज। क्यू चार्ज यहां से यहां जाता है। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल को जीरो कहूँ तो यहाँ का पोटेंशियल को ई कहूँगा। तो यहाँ पर चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, क्यू इंटू जीरो, जीरो। जब चार्ज यही चार्ज यहाँ आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना, क्यू ई। तो पोटेंशियल एनर्जी चार्ज का इंक्रीज कर गया। क्यों? क्योंकि बैटरी ने एनर्जी दिया चार्ज को। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ईएमएफ के डेफिनेशन से, वर्क डन बाय द बैटरी फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को बोलते हैं हम लोग ईएमएफ। तो वर्क डन बाय बैटरी फोर्स क्या हो जाएगा, क्यू ई। ये तो पहले से भी जानते हैं, वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, जो कि ईएमएफ के डेफिनेशन से वर्क डन बाय बैटरी फोर्स क्या होता है, क्यू ई। बैटरी वर्क किया मतलब बैटरी एनर्जी सप्लाई किया, और एनर्जी सप्लाई किया तो पर सेकंड जो एनर्जी सप्लाई होता है उसी को ही पावर बोलते हैं। तो मैं पावर लिखना चाहता हूं बैटरी का, पावर सप्लाई बाय बैटरी, पावर सप्लाई बाय बैटरी। बैटरी का पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही तो पावर बोलते हैं। तो पावर सप्लाई बाय बैटरी डी डब्ल्यू बाई डी टी। डब्ल्यू की जगह ये वैल्यू रख देते हैं, डी बाई डी टी क्यू ई। ईएमएफ तो कांस्टेंट है, ई को बाहर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ई डी क्यू अपॉन डी टी, और डी क्यू अपॉन डी टी आई। यानी कह सकते हैं P इक्वल टू ई आई, पावर सप्लाई बाय बैटरी। तो बैटरी के द्वारा पावर सप्लाई कितना, ईएमएफ इनटू करंट। तो हम कह सकते हैं कि अगर बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है और करंट उससे 10 एम्पियर का पास कर रहा है, तो बैटरी पावर 100 वॉट सप्लाई कर रहा है सर्किट को। बैटरी 100 वॉट पावर सप्लाई कर रहा है। पावर का यूनिट जानते हैं, जूल पर सेकंड, जिसको बोलते हैं वॉट। यहां कर देते हैं। ऐसे भी पावर का यूनिट क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन क्या था, जूल, और ये टाइम, सॉरी, जूल पर सेकंड।
जूल टाइम का सेकंड, जूल पर सेकंड, जिसको बोलेंगे हम लोग यहाँ वॉट। तो पावर का SI यूनिट क्या, वॉट। अब ध्यान देना, ये बैटरी का EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, EMF है। अगर बैटरी आइडियल हो गया, आइडियल बैटरी का मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता, इंटरनल रेसिस्टेंस अगर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते थे, E माइनस IR। लेकिन इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू EMF। तो आइडियल बैटरी के लिए तुम EMF बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, एक ही बात है। तो यहां से मैं बोल देता हूं, फॉर आइडियल बैटरी V इक्वल टू E, तो P कितना हो जाएगा, VI। EMF और वोल्टेज सेम नहीं है, आइडियल के केस में सेम है, नॉन आइडियल के केस में V इक्वल टू E माइनस IR। तो पावर सप्लाई बाय बैटरी E इंटू I। यहाँ ध्यान देना, EMF E है, मान लो ये आइडियल बैटरी है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। कोई चार्ज अगर मैं इसका वोल्टेज 0 लूँ तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, E। तो इसका वोल्टेज भी E, इसका वोल्टेज 0। कोई Q चार्ज है, अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0, यहां से यहां गया, चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, Q इंटू E। यहां से यहां एनर्जी लाया और फिर जैसे ही चार्ज रेसिस्टेंस को क्रॉस किया एनर्जी खत्म हो गया, फिर से एनर्जी कितना, Q इंटू 0, पोटेंशियल 0 है, तो फिर से चार्ज का पोटेंशियल 0। तो एनर्जी चार्ज का यहां से यहां तो एनर्जी लेकर गया, यहां आया तो एनर्जी खत्म। तो एनर्जी गया कहां, इस रेसिस्टर के पास। तो ये जितना एनर्जी भेज रहा है, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तो सारा का सारा एनर्जी यही लॉस कर रहा है। अगर इंटरनल रेसिस्टेंस है तो बैटरी जो एनर्जी भेज रहा है उसका कुछ एनर्जी यहाँ लॉस हो रहा है, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस में। तो अगर आइडियल बैटरी है तो जितना भी एनर्जी बैटरी भेज रहा है सारा का सारा रेसिस्टेंस में खर्च हो रहा है। तो जो पर सेकंड ये एनर्जी भेज रहा है वो पर सेकंड एनर्जी इसमें खर्च हो रहा होगा, यानी कि जो भी ये पावर सप्लाई कर रहा है सारा का सारा रेसिस्टर के अक्रॉस लॉस हो रहा है। तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस कितना पावर प्रोड्यूस्ड होगा जो ये बैटरी भेजेगा। तो बैटरी कितना भेजा था, E इंटू आई, तो यही इसके क्रॉस लॉस होगा अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कहीं और रेसिस्टेंस है, इधर इसके अंदर भी इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, तो इसके अक्रॉस जो पावर लॉस होगा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। इसलिए मैं जनरल बात करूंगा तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस, जिस रेसिस्टर के अक्रॉस पावर लॉस लिखना है उस रेसिस्टर के अक्रॉस मैं वोल्टेज लिखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनल रेसिस्टेंस हो तो यहां भी एनर्जी लॉस होगा, तो मैं E क्यों यूज करूं। इसलिए जिसके अक्रॉस पावर लॉस लिखना है उसके अक्रॉस वोल्टेज लिखो। रेसिस्टर के केस में, बैटरी के केस में तो अपना सही है EI, तो किसी रेसिस्टर के अक्रॉस पावर लॉस लिखना हो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे। तो मैं यहां से लिख रहा हूं पावर प्रोड्यूस्ड
across resistor इक्वल टू VI, वोल्टेज लिखेंगे ना कि EMF, क्योंकि अगर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस रहा तो कुछ एनर्जी यहाँ लॉस होगा, कुछ यहाँ लॉस होगा। मुझे इसके क्रॉस देखना है, रेसिस्टर के क्रॉस, तो इसके क्रॉस वोल्टेज और उसमें करंट। तो पावर प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रेसिस्टर इक्वल टू VI। और अगर इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R है तो मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू क्या, IR। तो V इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, IR, R, I स्क्वायर R। या फिर मैं I को लिख सकता हूँ, V बाई R। तो V और I की जगह V बाई R। इसका मतलब है रेसिस्टर के क्रॉस जो पावर प्रोड्यूस्ड होगा उसको VI भी लिख सकते हैं, I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन R भी लिख सकते हैं। तो मैं एक साथ लिख देता हूं सबको। पावर प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रेसिस्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब मैं लिख सकता हूं VI इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इक्वल टू I स्क्वायर R। जिस फार्मूला की जरूरत होगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उस फार्मूला का यूज करेंगे। अब तुम्हें तुरंत पता चलता है कि मैं क्वेश्चन देता हूं सिंपल सा, तुम खुद देखो कि तुम्हें पता चल रहा है कि नहीं कि कौन सा फार्मूला मैं यूज करूं। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस, R3 रेसिस्टेंस, R1 इज ग्रेटर देन R2, R2 ग्रेटर देन R3। मैं बोलूं कि इसके क्रॉस पावर प्रोड्यूस P1, P2, P3। तो जैसे रेसिस्टेंस का ऑर्डर लिखा है मैंने कि R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, वैसे ही पावर का ऑर्डर मैं कैसे लिखूं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं कैसे लिखूं, तुम्हारे पास 3 फार्मूला है। तुम इसको अच्छे से सोचना, वीडियो पॉज करके मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर तुम देखना कि तुमने सही एक्सप्लेन किया या गलत। यहां देखो तो तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में, तीनों रेसिस्टर सीरीज में है, तो तीनों में करंट सेम, तो तीनों में करंट सेम, तो पावर प्रोड्यूस, करंट सेम है तो पावर प्रोड्यूस, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसमें पावर प्रोड्यूस्ड ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस कम उसमें पावर प्रोड्यूस्ड कम, क्योंकि I से तो कंपेयर करेंगे नहीं, तीनों के लिए I सेम है। तो जब सीरीज में रहे तो कंपेयर I स्क्वायर R से करेंगे। वैसे ही जब रेसिस्टर्स पैरेलल में रहे तो पैरेलल में रहेगा तो सारे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो इससे कंपैरिजन करेंगे। तो सीरीज में रहे रेसिस्टर्स तो इसको इस फार्मूला से कंपेयर करो, अगर रेसिस्टर्स पैरेलल में है तो इस फार्मूला से कंपेयर करो पावर प्रोड्यूस्ड। बहुत अच्छे से ये बात आनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर प्रोड्यूस ज्यादा, तो मैं बोल सकता हूं P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3। वैसे ही अगर मैं पैरेलल में दे दूं तीनों को सेम रेसिस्टेंस को, R1, R2, R3 सेम ऑर्डर है, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। अब तुमसे पावर प्रोड्यूस्ड पूछे कि P1, P2, P3 में कौन बड़ा छोटा, तो सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, तो पावर प्रोड्यूस रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसमें पावर प्रोड्यूस कम, जिसका रेसिस्टेंस कम उसमें पावर प्रोड्यूस ज़्यादा। सबसे कम रेसिस्टेंस इसका
तो सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस इसका, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस इसका, सबसे पावर प्रोड्यूस कम इसका। P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1। तो सीरीज पैरेलल में रहे तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। जो पहले बल्ब चलते थे, अब तो खैर CFL और LED चलता है, लेकिन पहले जो बल्ब चलते थे वो 100 वॉट और 220 फिलामेंट बल्ब जो होता था, उस बल्ब के ऊपर ऐसा कुछ लिखा रहता था 100 वॉट 220 वोल्ट। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इस बल्ब के अक्रॉस ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज तुम 220 दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर इससे ज़्यादा दे दिए वोल्टेज बल्ब के अक्रॉस तो ये डैमेज हो जाएगा। और इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो सकता है वो 100 वॉट। ये स्पेसिफिकेशन है बल्ब के बारे में। 100 वॉट का बल्ब है, पावर इसके क्रॉस 100 वॉट प्रोड्यूस होगा और इसको 220 वोल्ट के क्रॉस लगाना है। अपने घर में भी यही सप्लाई होता है। तो ये क्या है? स्पेसिफाइड पावर है और ये स्पेसिफाइड वोल्टेज है। अभी हम लोगों ने पावर और वोल्टेज में रिलेशन देखा है। ये बल्ब एनर्जी लॉस कर रहा है या पावर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो मैं इसका रेसिस्टेंस लिखना चाहता हूं। तो इसके अक्रॉस पावर दिया हुआ है, स्पेसिफाइड पावर स्पेसिफाइड वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग। तो मैं इसका रेसिस्टेंस लिख सकता हूं। फार्मूला कैसे लिखते हैं? P=V²/R। तो R कितना हो जाएगा? V²/P। ये रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, V स्पेसिफाइड P स्पेसिफाइड। अगर मैं इससे ज्यादा वोल्टेज लगा दूं तो ये वोल्टेज डैमेज हो जाएगा। लेकिन मगर अगर मैं इससे कम वोल्टेज दूं, जितना स्पेसिफाइड वोल्टेज है उससे कम वोल्टेज दूं, तो इसके क्रॉस 100 वॉट पावर डेवलप नहीं होगा, उससे पावर कम डेवलप होगा, क्योंकि इतना वोल्टेज पर इतना पावर डेवलप होने वाला है। इससे कम वोल्टेज दोगे तो कम पावर डेवलप होगा। उसको मैं एक क्वेश्चन से देख लेता हूं। मान लो इसके क्रॉस वोल्टेज दे दो 110 का, तो इसके क्रॉस पावर डेवलप कितना होगा? बल्ब का रेसिस्टेंस तो अपने को पता चल चुका है, यहां से बाद में वैल्यू रख दूंगा। मैं पहले इसमें पावर प्रोड्यूस निकालता हूं। तो इसका रेसिस्टेंस पता है अपने को बल्ब का, और कितना वोल्टेज मैंने बल्ब को दिया है। करंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ वोल्टेज से देख लो, क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है और रेसिस्टेंस भी पता अपने को। हालांकि करंट से भी लिख सकते हैं तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। V/R से करंट बनेगा और करंट से I² करेंगे तो डबल काम हो जाएगा अपने को। वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो इसके क्रॉस पावर प्रोड्यूस कितना होगा? पावर प्रोड्यूस्ड across bulb V²/R applied, V applied by resistance। यहां से क्या हो जाएगा? R का वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा? और ये ऊपर चला जाएगा।
इसको जनरल फार्मूला की तरह भी तुम यूज कर सकते हो, पावर प्रोड्यूस्ड, जनरल फार्मूला की तरह भी यूज कर सकते हो। अब मैं इस फार्मूला में वैल्यूज रख लेता हूँ। तो पावर कितना हो जाएगा, अप्लाइड कितना 110, स्पेसिफाइड कितना 220 और स्पेसिफाइड पावर कितना 100। 2 स्क्वायरिंग करेंगे 4, 100/4 25 वॉट। देख लो वोल्टेज जितना स्पेसिफाइड था उससे आधा वोल्टेज दिए तो इसमें पावर 1/4 प्रोड्यूस हुआ। इसीलिए जब इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा डिमांड हो और उस वक्त उतना सप्लाई ना हो सके तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वोल्टेज को घटा देता है। वोल्टेज को घटाने से जितना पावर इसको कंज्यूम करना था उससे कम पावर कंज्यूम करेगा। अब आगे करते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दे पावर से रिलेटेड, सारे बल्ब आइडेंटिकल है, ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। सबका नाम दे देता हूं मैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6। सारे बल्ब आइडेंटिकल है, मतलब सारे के अक्रॉस स्पेसिफाइड वोल्टेज और सारे के अक्रॉस पावर भी सेम है। तो सभी बल्ब का रेसिस्टेंस भी सेम होगा, सभी का स्पेसिफाइड वोल्टेज भी सेम है, सभी का पावर, आइडेंटिकल बल्ब्स है तो सभी का रेसिस्टेंस सेम होगा। तुमसे पूछा कौन सा ज्यादा ग्लो करेगा, तो जिसके अक्रॉस ज्यादा पावर प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, जिसके अक्रॉस ज्यादा पावर प्रोड्यूस हो। तो मैं ज्यादा पावर प्रोड्यूस होने के लिए रेसिस्टेंस तो सबका बराबर है ही, आइडेंटिकल है, तो कंपेयर कर लो, तुम सबका आई देख लो, क्योंकि I²R पावर प्रोड्यूस क्या हो जाएगा I²R, सबके लिए R सेम, तो जिसमें करेंट ज्यादा उसमेमें पावर प्रोड्यूस ज्यादा। तो कह सकते हैं कि पावर प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अगर मैं करेंट से देखता हूं तो, या फिर सभी के अक्रॉस वोल्टेज देखो, वोल्टेज देखोगे सभी के अक्रॉस V²/R, तो सबका रेसिस्टेंस सेम है तो सबका वोल्टेज देख लो। तो सभी के अक्रॉस या तो तुम वोल्टेज देखो या सभी के अक्रॉस करंट देखो, क्योंकि रेसिस्टेंस सबका सेम होने जा रहा है। तो तुम ये भी बता सकते हो कि किसमें ज्यादा पावर प्रोड्यूस हुआ, किसमें कम हुआ, या फिर तुम रेशियो भी पावर प्रोड्यूस का बता सकते हो सभी का। तो मैं क्या करता हूं, सबको करंट से देखता हूं, करंट्स बांटना आसान हो जाएगा यहां पर। तो करंट कैसे देखूंगा, इसका वोल्टेज दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी करंट यहां बैटरी से निकलेगा
वो इस रेसिस्टेंस से पास करेगा, इस रेसिस्टेंस से पास करेगा, और जो करंट यहाँ से पास करेगा वो यहाँ और यहाँ में डिवीजन होगा। सपोज ये I1 और ये I2, तो करंट का डिवीजन में मैंने सिखाया है, इसका रेसिस्टेंस R, इसका रेसिस्टेंस R, तो ये कितना 2R, और ये कितना R/2 प्लस R 3R/2, ये 3R/2 और ये 2R। तो याद करो पैरेलल में करंट का डिवीजन कैसे मैंने बताया था, I1:I2 इक्वल टू 1/R1:1/R2। तो ये R1 कितना 2R, अगर सभी का रेसिस्टेंस मैं R बोल रहा हूं तो, और ये कितना हो जाएगा R/2 प्लस R 3R/2, 3R/2 2 ऊपर चला जाएगा। क्या करो इसको, मैं यहां से 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां से 3, नीचे वाला कॉमन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा रेशियो 3:4। तो I1 कितना हो जाएगा 3/7 I, I2 कितना हो जाएगा 4/7 I, और यहाँ जो I2 होगा ये यहाँ भी डिवीजन होगा, तो हाफ हाफ, जो भी इसमें I2 था यानी इसके क्रॉस कितना 2/7, इसके क्रॉस 2/7, इसके क्रॉस 2/7, इसके क्रॉस 4/7 I, इसके अक्रॉस 3/7 I। अब बता सकते हो तुम, सबका रेसिस्टेंस है, जिसमें करंट ज्यादा, सब पूरा का पूरा करंट इससे था, सबसे ज्यादा इसमें, इससे ज्यादा करंट इसमें 4/7 आई, सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूस इसमें, फिर इसमें और इसमें सेम, इसमें सेम, फिर इसमें सबसे कम इन दोनों में। अब रेशियो भी बता सकते थे, सभी का I² देखना है पावर प्रोड्यूस, तो देखो तो मैं रेशियो भी बता सकता हूं, P1:P2:P3:P4:P5 कितना है P6 इक्वल टू I²R, I² सबसे हटा देंगे तो इसका तो बन जाएगा I²R1, I² हटा देंगे, फिर कौन सा था इसका I²R, इसमें एक्स्ट्रा क्या बन जाएगा 4²/49, यानी कितना 16/49 इस टू, फिर किसमें इसमें I²R, तो I²R और ये स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायरिंग बच जाएगा, कॉमन तो I² करेंगे ना, तो 9/49, फिर इसमें कितना, एक गड़बड़ किया हूं मैं, P1 P2 P3 इसको बोला हूं मैं, मैक्सिमम ज्यादा कम वाला नहीं बता रहा हूं, ज्यादा से कम की तरफ नहीं, मैं P1 P2 P3 P4, P1 P2, तो P2 के लिए यहाँ 9/49 होगा, 9/49, P1 P2 P3, इसमें भी सेम करेंट है, 9/49, P1 P2 P3 P4 16/49, और इसका क्या होगा I² करेंगे तो यहां से कितना बच जाएगा 4²/49, सॉरी 4/49, इसका भी 4/49,
फाइनली क्या बच जाएगा 49। अगर पूरे से मल्टीप्लाई कर दूँ 49 इज टू 9 इज टू 9 इज टू 16 इज टू 4 इज टू 4, P1 P2 P3 P4 P5 P6। देख लो ये पावर का रेशियो हो जाएगा सब में। अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसमें क्या पढ़ते हैं? कोई बैटरी जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ये तो पूरा बैटरी है सिस्टम। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कुछ भी हो सकता है, फैन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, कोई ट्रांजिस्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस मैक्सिमम पावर पर सेकंड जो एनर्जी हो रहा प्रोड्यूस वो मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पर सेकंड एनर्जी इसके पास आए, यानी पावर प्रोड्यूस इसमें मैक्सिमम हो। उसके लिए मैं इसका रेसिस्टेंस कैसे रखूं, कितना रेसिस्टेंस रखूं कि इसके अक्रॉस पावर प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस पर सेकंड, पावर प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम हो। यही हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो इसमें पावर पहले लिखता हूं मैं, इसमें कितना पावर प्रोड्यूस हुआ। तो पावर के लिए या तो इसका वोल्टेज यूज करो या इसमें करंट। तो वोल्टेज तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो मैं क्या करता हूँ करंट लिख लेता हूँ। करंट कितना हो जाएगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो सर्किट में करंट कितना आई ई अपॉन आर प्लस आर, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। करंट लिख लिया, करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, पावर प्रोड्यूस्ड across external resistance is P equal to I square R। I का वैल्यू ये पावर प्रोड्यूस है, ये पावर ईएमएफ भी फिक्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स है। ईएमएफ भी फिक्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स है। इस आर का वैल्यू में क्या रखूँ स्मॉल कैपिटल आर का, कि पावर मैक्सिमम प्रोड्यूस हो। तो देखो, तो अभी तो डायरेक्ट नहीं पता चल रहा कि आर का वैल्यू मैं कैसा रखूँ, नहीं पता चल रहा। तो फिर कौन सा मेथड, मैक्सिमा मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा से पता करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, पावर किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर। तो मैं पावर को आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, dp अपॉन dr। ई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लेता हूं, ई स्क्वायर। और डिफरेंशिएशन कैसा बनेगा, u अपॉन वी का। तो यह कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन u अपॉन वी का, u का डिफरेंशिएशन r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1, और ये चीज मल्टीप्लाई में r प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस, इस बार r को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में
तो कैसे हो जाएगा, चेन रूल से करना पड़ेगा, वो तुम्हें आता होगा, 2r प्लस r चेन रूल से, और फिर r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1 चेन रूल से, ये होगा डिफरेंशिएशन। और नीचे r प्लस r का पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायरिंग होता है, जो भी डिनोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर नीचे होता है। तो यहां से क्या होगा, ई स्क्वायर आर प्लस आर का पावर 4, यहां से क्या बचा, यहां से क्या बचेगा, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, आर स्क्वायर प्लस 2r, यहां से कितना हो जाएगा, -2r स्क्वायर प्लस -2rr, ये बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया। r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, p के मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी 0 होना चाहिए। For p to be maximum, dp upon dr is equal to 0. This imply ये 0 तो ये 0, क्योंकि ये 0 हो नहीं सकता, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस इम्प्लाई ये 0 मतलब ये 0, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई r इक्वल टू, सॉरी कैपिटल R चाहिए था अपने को, कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का जब वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होता है। तो ये केस है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए इंटरनल रेसिस्टेंस के बैटरी के, तो उस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस होगा। अब तो लिख सकते हैं P मैक्स कितना आया था फार्मूला से, ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर था। P मैक्स कितना, मैक्स के लिए R को वैल्यू स्मॉल r, और R 2r हो जाएगा, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर। एक्सटर्नल में मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस इतना होगा, लेकिन कब, जब एक्सटर्नल का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर हो बैटरी के। अब इससे सिंपल सा तुम्हें एक क्वेश्चन कर देगा,
ये क्वेश्चन दे दे कि इस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस हो, इस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस्ड हो एक्सटर्नल सर्किट में। तो देखो तो ये बता रहा है इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो इसको इस पूरे रेसिस्टेंस को 2 ओम के बराबर होना पड़ेगा। 2 ओम के बराबर होगा तभी इस सिस्टम में मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस्ड होगा। तो इसको 2 बनना चाहिए। 2 कैसे बनेगा, ये देखो तो 8 4 12 सीरीज में, और सीरीज में उसके साथ ये पैरेलल में 8 और 4, तुम देख लेना 8 और 4 का पैरेलल में आएगा 3 और 3 के साथ 1 सीरीज में, तो हो गया 4, ये बन गया 4। और 2 बनने के लिए इसको बनना पड़ेगा 4, क्योंकि 4 और 4 पैरेलल में होगा तो बन जाएगा कितना 2, यानी कि इसको कितना होना चाहिए वैल्यू 4 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। क्लियर हो गया बात? तो अब हम लोग सीखेंगे, पावर को खत्म हो गया, अब हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रेसिस्टर। हीट प्रोड्यूस्ड अक्रॉस रेसिस्टर, किसी रेसिस्टेंस में हीट जो प्रोड्यूस होता है वो कैसे लिखेंगे। तो बैटरी में जो भी पावर जा रहा है, पर सेकंड जो एनर्जी जा रहा है, वो सारा सबका सारा हीट में लॉस कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल 0 कम होता है, इसका पोटेंशियल E, तो यहाँ पर पोटेंशियल चार्ज का QE, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर चार्ज का पोटेंशियल जी QE, यहाँ पर जब चार्ज आ जाएगा तो पोटेंशियल जी 0। तो एनर्जी सारा गया कहाँ, रेसिस्टर में, और वो रेसिस्टर में जो एनर्जी जाता है वो सारा का सारा हीट में लॉस कर जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी बैटरी से एनर्जी आया है रेसिस्टर में, वो सारा का सारा क्या होता है, एनर्जी में, हीट में लॉस कर जाता है। तो एनर्जी पर सेकंड कितना आ रहा था बैटरी में, पर सेकंड एनर्जी मतलब पावर, तो पावर कैसे हम लोग लिख रहे थे अभी, I²R। अगर बैटरी में करंट रेसिस्टर में करंट I और रेसिस्टेंस R, तो पर सेकंड रेसिस्टर के अक्रॉस पावर इतना प्रोड्यूस हो रहा था, यानी पर सेकंड इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा था। वो सारा सारा का सारा कहाँ जाएगा, हीट में चला जाएगा। हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इक्वल टू I²R। तो DH कितना हो जाएगा, I²R dt, H कितना, I²R dt का इंटीग्रेशन। अगर I और R कांस्टेंट है तो I²R dt का इंटीग्रेशन T, हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, H = I²RT। अगर करंट वेरिएबल रहा, जनरली रेसिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, अगर रेसिस्टेंस भी टाइम के साथ वैरी दे दे, जनरली रेसिस्टेंस कांस्टेंट ही रहता है, तो अगर करंट टाइम के साथ वैरी कर दे तो उसका वैल्यू करंट का रख देंगे और फिर एक प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन अगर करंट कांस्टेंट हो और रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो तो हीट प्रोड्यूस कितना लिखेंगे, I²RT। तो ये अपना जनरल फार्मूला हीट प्रोड्यूस्ड का। अब यहां से क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है हीट का। वो कैसा क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक केटल है,
इलेक्ट्रिक केटल को किसी रेसिस्टर के थ्रू, इलेक्ट्रिक केटल में जो पानी है उसको बॉईल किया जाता है रेसिस्टेंस के थ्रू। सपोज ये रेसिस्टेंस R1 है, पहले किसी टेम्परेचर पर वाटर होगा, उसको बॉईल करना है। तो जिस भी टेम्परेचर पर है उसको बॉईल करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए उसको, सर्टेन अमाउंट ऑफ। क्वेश्चन में बोला कि R1 रेसिस्टेंस के साथ जब मैंने हीट अप किया तो T1 टाइम में पानी बॉईल किया। R1 रेसिस्टेंस यूज किया तो T1 टाइम में ये वाटर बॉईल किया। जब मैंने रेसिस्टेंस को रिप्लेस करके R2 कर दिया तो वाटर को बॉईल करने में T2 टाइम लगा। लेकिन जब दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया, R1 R2 को पैरेलल में कनेक्ट करके बॉईल किया तो T टाइम लगा। तो वो T टाइम T1 और T2 के टर्म में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा। मतलब T किसके फंक्शन में बताना है? T1 और T2 के टर्म में। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट कितना? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दोनों को पैरेलल में लगा दिए तो T टाइम लगा। तो ये T टाइम T1 और T2 के टर्म में एक्सप्लेन करो। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि रेसिस्टेंस कोई भी लगाओ, टाइम कितना भी दो, टाइम जो भी लगा, जिस रेसिस्टेंस के क्रॉस, पर्टिकुलर रेसिस्टेंस के क्रॉस पर्टिकुलर टाइम लग रहा है। लेकिन इस वाटर को बॉईल करने के लिए एनर्जी तो फिक्स है, चाहे इसका यूज करो या इसका यूज करो या इसका यूज करो। जितना एनर्जी चाहिए था उतना ही एनर्जी इसको हर कंडीशन में चाहिए। रेसिस्टेंस बदलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सॉरी रेसिस्टेंस बदलेंगे तो टाइम अलग अलग लगेगा। अगर ज़्यादा पावर प्रोड्यूस हो रहा है तो कम टाइम लगेगा, कम पावर प्रोड्यूस हो रहा था ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो तीनों ही केस के लिए बराबर अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसको बॉईल करने के लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? हीट कितना चाहिए? H। इससे दूंगा तो कितना? मैं किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर रहा हूँ ना, कोई वोल्टेज तो दिया होगा। करंट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं अपने हाउस होल्ड में वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ये तो पता होगा तुमको। तो जो भी सर्किट होते हैं होम अप्लायंस अपने यहाँ, वो सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिए और अगर एक भी डैमेज हो गया तो पूरे सारे सर्किट, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को तुम्हें बंद कर देगा वो, क्योंकि सर्किट ही ओपन हो जाएगा डैमेज होने से। तो अपने को पता ही नहीं चलेगा कि खराबी कहाँ से, इस बल्ब में खराबी आया या इस बल्ब में खराबी आया। अपने तो यहाँ तो दो ही बता रहे हैं, अपने घर में तो बहुत सारे सिस्टम लगे होते हैं। तो अपने घर में जो कनेक्शन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है ताकि सबको वोल्टेज भी बराबर मिले। तो हम यहाँ पर वोल्टेज मान के चल रही हैं कि सबको वोल्टेज बराबर मिल रहा था, चाहे R1 लगाया या R2 लगाया, दोनों पैरेलल से लगाया, वोल्टेज सबको बराबर मिल रहा था। तो हीट कैसे लिखूंगा? इस केस के लिए हीट कितना? V स्क्वायर अपॉन, अभी तो लिखा था H इक्वल टू I स्क्वायर RT। अगर करेंट कांस्टेंट और हीट प्रोड्यूस I स्क्वायर RT, तो I स्क्वायर R को V स्क्वायर बाई RT भी लिख सकते हैं, हीट प्रोड्यूस को। H ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर करंट नहीं दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, क्योंकि अपने को वोल्टेज, अपने जो घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंस है सभी का वोल्टेज सेम। तो मैं बोल सकता हूँ V स्क्वायर अपॉन R1 इंटू T1, R1 रेसिस्टेंस के साथ T1 टाइम, उतना ही एनर्जी लिया होगा R2 रेसिस्टेंस, वोल्टेज तो सेम ही है, उतना ही हीट लिया होगा क्योंकि तीनों में बॉयल ही करना है।
वी स्क्वायर अपॉन R1 R2 R1 प्लस R2। अब कैसे तीनों को कंपेयर करेंगे? यहां से देखो तो अपने को क्या चाहिए था, T चाहिए, किसके टर्म में? R1 और R2 के टर्म में। मैं ऐसे लिखूं, R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन एच T1, R2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एच T2, और ये कितना हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन एच टी। यहाँ टी लगा था टाइम। इसको मैं उलट देता हूं तो ये भी उलट जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2। इसको डायरेक्ट लिखता हूं मैं, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, एच टी अपॉन वी स्क्वायर। और इसको 1 अपॉन R1 को क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन वी स्क्वायर अपॉन T1, एच अपॉन वी स्क्वायर T1, एच अपॉन वी स्क्वायर T2, एच टी अपॉन वी स्क्वायर। ये मैंने गड़बड़ कर दिया लगता है, एच टी क्या कर दिया इसमें मैंने, वी स्क्वायर टी। यहां पर मैंने गड़बड़ किया था, ये टी ऊपर होगा नीचे नहीं होगा, ऐसे भी देख लो ना, क्या गड़बड़ किया मैंने, R1 सही है, ये मैंने क्या किया था, इसको वी स्क्वायर टी अपॉन एच, सही था, हाँ यही था ये। दिस इक्वल टू दिस करेंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। अब यहां से उल्टा था तो यहां भी उल्टूंगा तो एच ऊपर और वी स्क्वायर टी नीचे, एच ऊपर वी स्क्वायर टी नीचे। इसको डायमेंशनली मैच भी करना चाहिए, सारा 1 अपॉन आर टाइप का है तो एच स्क्वायर अपॉन वी, एच अपॉन वी स्क्वायर टी टाइप का आना चाहिए सारा का सारा। देखो तो वी स्क्वायर एच 1 अपॉन टी इक्वल टू 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। यहां से टी लिख सकते हैं, टी कितना हो जाएगा, इस फॉर्मेट में भी ऑप्शंस रहते हैं, यहां से टी कितना हो जाएगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, और ये नीट में भी अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं, वो क्वेश्चन कैसा है,
ये क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें बोल दे क्वेश्चन में, मैं जनरल क्वेश्चन पर बात कर लेता हूं। इस रेसिस्टेंस के थ्रू वाटर को बॉयल किया जा रहा है, लेकिन इस रेसिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस रेसिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका 30% ही पानी को बॉयल करने में या जो भी इसका टेम्परेचर बढ़ाने में, पानी को या कोई और भी चीज़ हो जिसका टेम्परेचर बढ़ाने में 30% एनर्जी यूज़ कर पा रहा है, बाकी का 70% लॉस कर जा रहा होगा किसी तरीके से। तो मान लो ये वाटर को बॉयल करना है या टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसका 30% ही एनर्जी यूज़ हो रहा है वाटर को बॉयल करने में या टेम्परेचर बढ़ाने में। तो जो भी क्वेश्चन में बोल देगा कि टेम्परेचर कितना बढ़ा या बॉयल करने में कितना टाइम लगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो मैं जनरल सिचुएशन रखता हूँ। तो सबसे पहले तो इसमें हीट प्रोड्यूस निकालूंगा मैं। इसमें हीट के लिए या तो इसमें करंट बताओ या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो देखो तो यहाँ पर 4 और 8 12 और 4 पैरेलल में, 12 और 4 पैरेलल में आएगा 3 3 3 6 3 3 6 और 6 और 3 6 और 3 पैरेलल में तो हो जाएगा 2 और 2 सीरीज में 4 मैं इसको 20 कर देता हूँ, 2 2 4, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 ओम। फिर से मैं बोल रहा हूँ 8 4 12 12 4 बन जाएगा 12 और 4 3 आता है, 3 और 3 6 6 और 3 पैरेलल में 2 और 2 सीरीज में 4, ये 20 वोल्ट का दिया तो करंट कितना हो जाएगा 20/4 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का करंट। पोटेंशियल भी तुम देख सकते थे, मैं करंट देख लेता हूं। अब इसमें करंट जो आया अपने को इसमें करंट चाहिए, ये देखो तो ये सारा मिलकर 6, ये सारा मिलकर के 3 और 3 6, यानी ये पूरा रेसिस्टेंस मिलकर के 6 और 3 पैरेलल में है, 6 और 3 पैरेलल में है। तो मैं ऐसे दे सकता हूं 3 6 ऐसे बोल सकता हूं। ये रेसिस्टेंस डबल है तो इसमें करंट डबल जाएगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने जा रहा है। जितना इसमें करंट जाएगा उसका इसका डबल करंट जाएगा, मतलब इसमें 2/3 जाएगा, इसमें 1/3। ऐसे मैंने डिवीजन का फार्मूला भी सिखाया है, कैसे डिवीजन करते हैं करंट का रेशियो से, या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं इसका रेसिस्टेंस डबल है तो इसमें करंट डबल जाएगा। तो इसमें जितना भी करंट होगा उसका 2/3 इसमें जाएगा, 1/3 इसमें जाएगा, ये सिंपल मेथड से। तो इसमें 2/3 ऑफ 5 एम्पियर और इसमें 1/3 ऑफ 5 एम्पियर। तुम डिवीजन करके देख लेना फॉर्मूला से, यानी कि इसमें 10/3 एम्पियर, 10/3 एम्पियर, और इसमें यहां मिलकर के जो जाएगा इस पूरे से अपने कोई मतलब है ही नहीं, तो इसमें 10/3 एम्पियर। करंट पता चल गया, रेसिस्टेंस पता है, तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, मान लो T1 टाइम, H इक्वल टू कितना हो जाएगा I² RT, T टाइम तक। I भी पता चल गया अपने को, रेसिस्टेंस पता है, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ वो पता चल गया। लेकिन बोल रहा था पानी को जो बॉयल करने में या पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में 30% ये एनर्जी यूज हुआ है, तो इतना का 30% पानी को टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च हुआ। और पानी को टेम्परेचर बढ़ाने में या बॉयल करने में मान लो टेम्परेचर बढ़ाने में ही खर्च हुआ, तो पानी को टेम्परेचर बढ़ाने का फार्मूला ऐसे लिखते हैं MS डेल्टा T। अगर तुमने पढ़ा होगा हीट तो कैलोरीमेट्री, MS डेल्टा T, वाटर का मास
वाटर का स्पेसिफिक हीट और वाटर का चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने ये एक्सप्लेन नहीं किया है 11th में। अब पता नहीं तुमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं सिंपल सा ही बात कर रहा हूँ कि मान लो इसका टेम्परेचर बढ़ाने में ही ये 30% एनर्जी खर्च हुआ है। तो फार्मूला कैसे लिखेंगे? मास ऑफ द वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर। ये SI में लिखे हैं, इसलिए इसको भी SI में तुम लिखने की कोशिश करना। तो वाटर के केस में मास SI kg में और स्पेसिफिक हीट वाटर का 4200 जूल पर kg पर केल्विन होता है। अब यहां से जो भी अननोन कर दे, मान लो तुमसे ये पूछ ले चेंज इन टेम्परेचर, तो तुम्हें ये टाइम बता देगा कि इतना सेकंड तक मैंने पानी को हीट दिया, तो बताओ कितना टेम्परेचर चेंज हुआ। या हो सकता है कि टेम्परेचर का चेंज दे दे पानी का कि इतना टेम्परेचर चेंज हुआ, तो कितना समय तक पानी को गर्म किया गया। इस तरह से क्वेश्चन में कुछ भी अननोन कर सकता है। हो सकता है करंट ही अननोन कर दे, रेसिस्टेंस ही अननोन कर दे, बाकी सब नोन कर दे। तो कुछ भी एक अननोन कर देगा, 1 2 3, ये तो फिर मालूम रहता है अपने को क्या रहता है, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई भी 4 नोन कर देगा और 5वां अननोन कर देगा। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने पावर और एनर्जी सीख लिया। नेक्स्ट क्लास, जो शायद लास्ट क्लास हो, करंट का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, लास्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।